आज का जो टॉपिक है तो कंप्यूटर मेमोरी के बारे में है। ठीक है, तो कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, इसका यूज़ क्या होता है, मेमोरी कौन कौन से प्रकार के होते हैं, तो इन सभी चीज़ों के बारे में बताते हैं। ये जो टॉपिक है तो एग्ज़ाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है तो ये डायग्राम आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप याद रखना है। ठीक है, तो अगर ये दिमाग में अगर आप बैठा लोगे तो ये आपसे पूरा आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहली बात तो मेमोरी क्या होती है। तो कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है कि अगर आपको कंप्यूटर के अंदर कोई भी डाटा, कोई भी प्रोग्राम या कोई भी इंस्ट्रक्शन स्टोर करवाना है, सुरक्षित करवाना है, तो इसके लिए मेमोरी का यूज़ होता है। अब आप अगर स्टोर करवा रहे हैं परमानेंट या टेम्परेरी, वो अलग बात है। आप परमानेंट और टेम्परेरी दोनों प्रकार से डाटा को अपने मेमोरी में स्टोर करवा सकते हो, कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करवा सकते हो आप। अब यहाँ पर डाटा क्या चीज़, हमने यहाँ पे डाटा शब्द नाम लिया, तो डाटा क्या होता है उसके बारे में बताते हैं कि डाटा इज कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट, है ना। हमने कहा है कि आप मेमोरी के अंदर डाटा, प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन स्टोर करवा सकते हैं स्थायी या अस्थायी रूप से। तो यहाँ पर आपको बता दें कि डाटा क्या चीज़ होती है। व्हाट इज डाटा, तो कभी कभी डाटा से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ देता है कि डाटा क्या चीज़ होती है, तो उसको भी पता होना चाहिए। तो डाटा इज कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट, डाटा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट। अब रॉ फैक्ट क्या होता है, यानी कि डाटा मीनिंगलेस होता है, ये याद रखना है। ठीक है, डाटा मीनिंगलेस होता है जिसका कोई अर्थ नहीं। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पे लिखा है 1 लिखा है और यहाँ पर लिखा है PEN लिखा है और यहाँ पर लिखा हुआ है RAM लिखा है। ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ, समझ में आया क्या। 1 लिखा है, पेन लिखा है और RAM लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये मीनिंगलेस है। और इसी को बोलते हैं रॉ फैक्ट। जो फैक्ट होता है उसको हम डाटा कहते हैं, मीनिंगलेस होता है डाटा। अब इसी को हम प्रोसेस कर दें, इसी को हम क्या कर दें, प्रोसेस कर दें। प्रोसेस कर दें मतलब इसको हम मीनिंगफुल बना दें, इसको हम मीनिंगफुल बना दें। तो मीनिंगफुल कैसे बनाएंगे, हम कंप्यूटर के माध्यम से बनाते हैं। इसको हम आपको बता देते, कस्टमाइज करते हैं। जैसे हम इसको बना देते हैं, इसको हमने कर दिया सीरियल नंबर, इसको कर दिया हमने प्रोडक्ट और इसको हमने कर दिया स्टूडेंट नेम। ठीक है, अब ये मीनिंगफुल बन गया। मीनिंगफुल कैसे बना, ये सीरियल नंबर 1 है, प्रोडक्ट का नाम पेन है और स्टूडेंट का नाम राम है। ठीक है, तो यहां पर ये क्या बन गया, इंफॉर्मेशन बन गया। ये क्या है, एक इंफॉर्मेशन, ये राम की है। व्हाट इज डाटा, डाटा इज रॉ फैक्ट, डाटा मीनिंगलेस होता है। व्हाट इज इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन सूचना क्या है, प्रोसेस्ड डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। डाटा प्रोसेस किया गया डाटा, प्रोसेस्ड किया गया डाटा को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं और इंफॉर्मेशन आपकी मीनिंगफुल होती है। तो हम अपने कंप्यूटर के अंदर डाटा, इंफॉर्मेशंस और आपका जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको हम स्थायी या अस्थायी रूप से स्टोर कर सकते हैं। और उसको स्टोर करने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, मेमोरी की आवश्यकता पड़ती है। स्थायी रूप से स्टोर करना है या अस्थायी रूप से। अब इसी तरह, इसीलिए मेमोरी को 2 भागों में डिवाइड किया गया। मेमोरी को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है प्राइमरी या प्राथमिक या मेन मेमोरी, किसी भी नाम से बोल सकता है। प्राथमिक मेमोरी कहें या प्राइमरी मेमोरी कहें या मुख्य मेमोरी कहें या मेन मेमोरी कहें, एक ही चीज है। और दूसरा पार्ट है सेकेंडरी मेमोरी कहें या द्वितीयक मेमोरी कहें या ऑक्सिलरी मेमोरी कहें या सहायक मेमोरी कहें, आपको दोनों का मतलब एक ही है, वो सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेमोरी हर एग्जाम में पूछता है। ठीक है ना, इसलिए अगर ये मेमोरी का डायग्राम जो बना हुआ है, ये डायग्राम अगर अपने माइंड में सेट कर लोगे कि हाँ किसके कितने पार्ट होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो मेमोरी के क्वेश्चन आप नहीं छोड़ पाओगे, वो मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर जो मेन मेमोरी होती है यानी कि प्राइमरी मेमोरी, इसमें 3 पार्ट हैं।
मेन मेमोरी में यानी कि प्राइमरी मेमोरी में पहला होता है नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल को हिंदी में कहते हैं स्थायी, मतलब परमानेंट। और एक होता है नॉन यानी कि वोलाटाइल। वोलाटाइल को हिंदी में कहते हैं अस्थायी। ठीक है, इसके बाद कैश मेमोरी। ये जो तीनों मेमोरी हैं ये प्राइमरी स्टोरेज या मेन मेमोरी है। अब यहां पर जो नॉन वोलाटाइल यानी कि जो स्थायी है, परमानेंट मेमोरी है, उसके कौन कौन से कैटेगरी हैं? तो यहां पर जो नॉन वोलाटाइल यानी कि स्थायी परमानेंट मेमोरी, जिसमें डाटा एक बार स्टोर हो गया ना तो वो अपने से हटने वाला नहीं है, वो अपने से हट जाएगा, वो परमानेंट स्टोर हो जाएगा। जैसे कि यहां पर रैम में क्या होता है, रैम में डाटा जब तक सिस्टम ऑन है तभी तक डाटा उसमें स्टोर है, बाकी वो हट जाता है। लेकिन यहां पर स्थायी मेमोरी आपका जो नॉन वोलाटाइल है, ये इसके अंतर्गत आता है रोम और पी रोम और ई पी रोम और ई रोम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनके नाम और इनके फुल फॉर्म याद रखना है। रोम का मतलब क्या होता है? रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम का मतलब क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होता है। मतलब इसमें जो इंफॉर्मेशंस है, डाटा है इस मेमोरी में, रोम में, हम केवल उसको रीड कर सकते हैं, केवल हम पढ़ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जब आप सिस्टम को ऑन करते हो, जब सिस्टम को ऑन करना तो डेल बटन दबाना या F2 बटन दबाओगे या F11 या किसी में F8 तो बायोस की सेटिंग खुलती है, बायोस की सेटिंग खुल जाती है। वो जो बायोस की सेटिंग है वो एक्चुअली रोम में स्टोर रहता है। और जब मदरबोर्ड मैन्युफैक्चर किया जाता है, बनाया जाता है, उसी समय रोम में वो बायोस, वो प्रोग्राम इंस्टॉल कर दिया जाता है। ठीक है ना। और रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। और रोम में क्या इंस्टॉल होता है, क्या स्टोर किया जाता है? बायोस प्रोग्राम। और बायोस का कभी कभी फुल फॉर्म पूछता है, तो बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है बायोस का फुल फॉर्म। ठीक है। जब बायोस को चालू करते, जब कंप्यूटर को आप चालू करते हो तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट प्रोग्राम होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि जब आप कंप्यूटर को चालू करते हो तो कौन सा प्रोग्राम स्वतः चालू हो जाता है? तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट यानी कि पोस्ट। और पोस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है। तो यहां पर जो रैम है, रोम है, रोम परमानेंट, यहां पर डाटा इसमें स्टोर होता है। इसके बाद अगला है पी रोम। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोम का प्रकार नहीं है? ऑप्शन दे देगा पी रोम, ई पी रोम, डबल पी रोम, डबल ई पी रोम। हाँ, यहां पे रोम का ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, व्हिच इज नॉट द टाइप्स ऑफ रोम। रोम का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार नहीं है? पी रोम, ई पी रोम, डबल पी रोम और ई पी रोम। क्वेश्चन आते हैं इससे। ठीक है। तो इसको भी आपको करना है। तो सभी के फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, एग्जैक्टली पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं। ये नहीं कि बीच में एक गलत डाल दिया पी रोम, ये भी होता है तो आप कंफ्यूज डाल दो, नहीं पी रोम होता है, ऐसा नहीं। आपके एग्जैक्टली नाम सभी के पता होना चाहिए। ठीक है ना। इसके बाद अगला सेकंड पॉइंट है अपना, क्या है सेकंड वाला? पी रोम। ये पी रोम का मतलब क्या है? पी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है इसके बारे में देखिए। ठीक है ना। तो पी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? पी मतलब होता है प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है ना। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है? इसके बाद अगला है पी ई पी रोम। ई पी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? ई पी रोम का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल। मतलब कि इसके प्रोग्राम को, यानी कि इस प्रकार का जो मेमोरी होता है ना, ई पी रोम होता है, तो इस प्रकार के रोम को आप हटा सकते हो, उसके डाटा को हटा सकते हो। अभी तो हमने क्या पढ़ा कि रोम में जो डाटा स्टोर है तो उसको आप हटा नहीं सकते हो।
लेकिन यहां पर जो आपका EEPROM है, EEPROM में स्टोर डाटा को आप हटा सकते हो। कैसे हटा सकते हो? तो इसके लिए क्या होता है कि अल्ट्रावायलेट किरण के माध्यम से, अल्ट्रावायलेट के माध्यम से हम प्रोग्राम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। हम प्रोग्राम क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। तो किसके माध्यम से? अल्ट्रावायलेट के माध्यम से। इसीलिए जो EEPROM होता है इसको कहते हैं अल्ट्रावायलेट EEPROM या अल्ट्रावायलेट मेमोरी रोम या अल्ट्रावायलेट रोम। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा कर सकता है कि ऐसा कौन सा रोम का प्रकार है जिसमें अल्ट्रावायलेट के माध्यम से प्रोग्राम को इरेज किया जाता है? तो कौन सा है? EEPROM, यानी कि यहां पर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EEPROM का फुल फॉर्म है। इसके बाद अगला बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि हम लोग यूज करते ही हैं, हम लोग यूज करते हैं उसका, पेन ड्राइव हम लोग यूज करते हैं ना, पेन ड्राइव यूज करते हैं। तो पेन ड्राइव किसका उदाहरण है? तो पेन ड्राइव जो आपका उदाहरण है तो EEPROM का एग्जाम्पल है, ठीक है। और यहां पर EEPROM का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो EEPROM का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रिकली, ई से इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? पेन ड्राइव, ठीक है। इसको हम इस प्रकार की जो मेमोरी होती है, EEPROM प्रकार की मेमोरी होती है, उसको हम फ्लैश मेमोरी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फ्लैश मेमोरी। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि इन चारों में से किसे फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है, इन चारों में से किसे फ्लैश मेमोरी कहा जाता है, तो EEPROM को, क्योंकि इसमें जो EEPROM होता है एज ए मेमोरी कार्ड, यानी कि आपका जो पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव की तरह वर्क करता है। तो यानी कि EEPROM का जो एग्जाम्पल है तो पेन ड्राइव है, ठीक है ना। तो यहां पर आपको ये चीजें याद रखना है, ठीक है। इसके बाद अगला आता है अस्थाई, यानी कि वोलाटाइल। हिंदी और इंग्लिश दोनों पता होना चाहिए क्योंकि कंफ्यूजन फिर हो जाएगा, क्योंकि फिर वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल हिंदी से भी लिख कर दे देगा। रैम क्या है? वोलाटाइल है कि नॉन वोलाटाइल है ना। तो यानी कि अगर हम आगे पढ़ने जा रहे हैं क्या, वोलाटाइल यानी कि अस्थाई मेमोरी पढ़ते हैं। यहां पर अस्थाई मेमोरी जिसमें डाटा परमानेंट स्टोर नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल रैम, रैम में डाटा तभी तक स्टोर रहता है जब तक सिस्टम ऑन है। दिखाया था प्रैक्टिकली करके, सिस्टम चल रहा था अपना, उसको अगर रैम निकाल लेते हैं तो सिस्टम तो चलेगा, सिस्टम बंद नहीं होगा, लेकिन जो डिस्प्ले है उसमें आपको जो सॉफ्टवेयर दिखाई दे रहे हैं, प्रोग्राम दिखाई दे रहे हैं, वो दिखना बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा? क्योंकि चलते सिस्टम में आपने रैम निकाल लिया। रैम निकाल लिया तो क्या होता है? रैम क्या होता है कि जब सिस्टम ऑन रहता है तभी तक उसमें डाटा स्टोर है, और जब डाटा आपने रैम में ही निकाल लिया तो डाटा बाहर आ गया, मतलब कि रैम से डाटा फ्लश हो गया, मिट गया, तो डिस्प्ले में कहां से आएगा? नहीं आएगा, ठीक है। तो यानी कि रैम में डाटा तभी तक रहता है जब तक इसमें पावर सप्लाई हो रही है, जब तक सिस्टम ऑन है। अब भाई यहां पर रैम के दो प्रकार होते हैं, यहां पर रैम के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से होते हैं? यस रैम और डी रैम। हाँ, कहां पे? हाँ, यहां पे जो रैम है, रैम के कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं। कौन कौन से? स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, ठीक है। तो यहां पर यस रैम और डी रैम में भी अंतर पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग यस रैम और डी रैम में अंतर क्या है। ये दोनों रैम के ही प्रकार हैं, और डी रैम यस रैम से क्वेश्चन जरूर 101% आता है, ठीक है।
तो रैम का फुल फॉर्म तो पता है, सबको पता है, डी रैम या रैम का फुल फॉर्म पता है, डायनेमिक रैम, स्टैटिक रैम, फिर इसके अंदर की चीजें भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर जो आपका देखिए पहला अपना बताते हैं यस रैम, ठीक है, ये अपना यस रैम। यस रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैटिक रैम। तो यहां पर जो स्टैटिक रैम होता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए ट्रांजिस्टर का यूज होता है ना। यहां पे रुकिए, यहां पर अलग से हम कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि अक्षर समझ में आए आपको, ठीक है। ओके, ये यहां से गए, हाँ, लिखते हैं अपना यस रैम और ठीक है डी रैम, ठीक है। ओके, पहला अंतर पढ़ते हैं। पहला अंतर क्या है इसमें? पहला अंतर यह है, यस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है ना, और इसका फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यस रैम में क्या होता है कि ट्रांजिस्टर का यूज होता है, ठीक है, जो सेकंड जनरेशन में यूज होता था। यहां पर ट्रांजिस्टर का यूज होता है, किसमें? यस रैम में ट्रांजिस्टर का उपयोग होता है, और जबकि डी रैम में कैपेसिटर का यूज होता है, ठीक है, कैपेसिटर का यूज होता है। किसमें? डी रैम में कैपेसिटर का यूज होता है, यस रैम में क्या यूज होता है? ट्रांजिस्टर यूज होता है। यह अंतर, पहला अंतर। अब यहां पर यस रैम को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है ना, नॉट रिफ्रेश, इसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि डी रैम को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, सीपीसीटी का ओल्ड क्वेश्चन पेपर आप उठा के देख लो, डी रैम यस रैम से अंतर आया है। और ऐसा क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से किस मेमोरी को रिफ्रेश करने की, बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? यस रैम, डी रैम, रोम, इस तरह से ऑप्शन दे देता है। तो हमें डी रैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है और यस रैम को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो क्वेश्चन एग्जैक्टली यही पूछा था कि निम्नलिखित में से किस मेमोरी को रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है? तो डी रैम यानी कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है, जबकि यस रैम को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। हाँ, आगे देखो। हाँ, क्योंकि इसमें क्या है कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए कैपेसिटर का यूज होता है, इसलिए, ठीक है। अगला देखिए, ये जो डी रैम की तुलना में यस रैम फास्ट होती है। ये क्या होती है? यस रैम फास्ट, ये फास्ट वर्क करती है और ये स्लो वर्क करती है, ठीक है, ये स्लो वर्क करती है। ये फास्ट वर्क करती है यस रैम, और डी रैम स्लो काम करती है, ठीक है ना। और जो आपका यस रैम होता है, इसका डेंसिटी यानी कि घनत्व, इसका डेंसिटी क्या होता है? कम होता है। रैम का जो डेंसिटी है कम होता है और डी रैम का जो डेंसिटी है अधिक होता है, ठीक है। और यस रैम का जो उपयोग होता है कैश मेमोरी में यूज होता है, ठीक है, और जो डी रैम होता है इसका यूज किस में होता है? डी रैम में यूज होता है। तो ये अंतर आपको याद रखना है। तो यहां पर मेन जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो किस मेमोरी को रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो डी रैम यानी कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यहां पर रैम को बता दिया, दो प्रकार होते हैं, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम। इसके बाद अगला आपका आता है कौन सा? सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज। अच्छा, ये कैश मेमोरी भूल गया, यहां पे कैश मेमोरी क्या होता है? कैश मेमोरी आपका प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी के अंतर्गत ही आता है, लेकिन जो कैश मेमोरी होती है फास्टेस्ट मेमोरी होती है। ये सीपीयू और रैम के बीच की मेमोरी होती है
और फास्ट मेमोरी होती है। क्वेश्चन अराइज करता है ऐसा, व्हिच इज द फास्टेस्ट मेमोरी एमंग ऑफ, क्वेश्चन दे देगा, नीचे आंसर दे देगा, निम्नलिखित में से कौन सी फास्टेस्ट मेमोरी है। तो यहां अगर रैम दिया है या रोम दिया है आपका, इस या हार्ड डिस्क दिया है, सेकेंडरी स्टोरेज दिया है, तो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होगी, कैश मेमोरी होगी। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं, अगला है अपना, हाँ अगला है सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, हाँ सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी है। तो सेकेंडरी स्टोरेज को हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी को हम, जैसे हार्ड डिस्क वगैरह सेकेंडरी स्टोरेज है, ठीक है, इसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। अब यहां पर देखिए, जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है ना, उसमें हम डाटा को एक्सेस किस पैटर्न में करते हैं, क्योंकि अगर आपके पास मेमोरी है तो डाटा आप उसको एक्सेस करोगे, एक्सेस आप किस पैटर्न में करेंगे। तो जो एक्सेस करने का तरीका होता है दो होता है, पहला होता है सीक्वेंशियल एक्सेस और दूसरा होता है डायरेक्ट एक्सेस। ठीक है, एक्सेस करने का तरीका, भाई अगर आपकी मेमोरी है उसमें डाटा डला है तो आप एक्सेस तो करोगे, लेकिन एक्सेस करने की जो मैकेनिज्म है तो दो प्रकार की है, डायरेक्ट एक्सेस और सीक्वेंशियल एक्सेस, सीक्वेंशियल एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस। तो ये डायरेक्ट सीक्वेंशियल एक्सेस क्या होता है और डायरेक्ट एक्सेस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है ना, तो यानी कि पहले हम पढ़ते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस के बारे में। तो मैं एक आप एग्जांपल देता हूं, मैग्नेटिक टेप आप सुने होंगे या देखे होंगे, इस तरह की मैग्नेटिक टेप हुआ करती थी, है ना, और उसमें रील लगी होती थी, ऐसे ऐसे करके बनी होती थी, और इसके चारों ओर क्या होती थी, रील लगी होती थी, ब्लैक ब्लैक पट्टी, फीते, कैसेट जिसको बोलते थे, वो मैग्नेटिक टेप है, बहुत रील्स लगी होती थी, है ना, निकाल करके हम लोग खेलते थे, उठा करके भागते थे, 1 किलोमीटर दूर तक जाती थी, है ना, वो मैग्नेटिक टेप है। हम कहते एग्जाम्पल देते हैं कि अगर मान लीजिए कि उसमें 10 गाने पड़े हैं MP3, है ना, गाना नंबर 1 2 3 4 5 6 गाने पड़े हैं। अगर आपको गाना नंबर 4 पे जाना है तो आप पहले 1 पे आओगे, फिर 2 पे आओगे, फिर सीक्वेंस में 3 पे 4 5 4 तब 4 पे आओगे, फिर 5 पे आओगे, यानी कि आप सीक्वेंस में एक्सेस करोगे। अगर पीछे आना है, मान लीजिए कि आपको गाना नंबर 4 पे आना है, अभी आप वर्तमान में 7 में हो, तो पहले आप पीछे की ओर जाओगे, 7 में जाओगे, फिर 6 में, फिर 5 में, फिर 4 में आओगे, सीक्वेंस में। ऐसा नहीं कि आपको गाना नंबर 4 पे जाना तो डायरेक्ट 4 नंबर चला दोगे, ऐसा नहीं होता था, पहले उसको भगाना पड़ता था, आगे सीक्वेंस में आते थे। चूंकि जो मैग्नेटिक टेप होता है वो सीक्वेंस में एक्सेस होता है, उसके डाटा सीक्वेंस में एक्सेस होते हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड। और एग्जांपल क्या है सीक्वेंशियल एक्सेस का, मैग्नेटिक टेप्स। इसके बाद आता है क्या, डायरेक्ट एक्सेस। इसके बाद क्या आता है, डायरेक्ट एक्सेस। तो डायरेक्ट एक्सेस में क्या आता है, जिसे हम डायरेक्टली डाटा को एक्सेस कर सकते हो या कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक सीडी है या एक डीवीडी है, आपके पास मान लीजिए एक सीडी है या डीवीडी है, आपने गाना लगाया, आपको गाना नंबर सुनना है मान लीजिए 50, आप डायरेक्ट 50 पे जंप कर सकते हो, यानी कि डायरेक्ट, यानी कि रेंडमली एक्सेस। डायरेक्ट को आप क्या बोल सकते हैं, रेंडमली एक्सेस। रेंडमली 4 5 3 2 25 50 35 60, है ना, किसी भी सीक्वेंस पे आप जा सकते हैं, उसको कहते हैं रेंडम एक्सेस करना, यानी कि डायरेक्ट एक्सेस करना। अगर सीक्वेंशियली होता तो हमें सीक्वेंस से जाना पड़ता है, 1 के बाद 2 3 4 5 6 ऐसे। तो बात समझ गए, सीक्वेंशियल एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस का मतलब क्या हुआ। तो अब हम पढ़ते हैं यहां पर डायरेक्ट एक्सेस के आधार पे कौन कौन से मेमोरी होते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सेस के आधार पे आपका यहां पर होता है मैग्नेटिक डिस्क। डायरेक्ट एक्सेस में मैग्नेटिक डिस्क,
इसके बाद ऑप्टिकल डिस्क, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज और जो भी डिवाइसेस होती हैं। डायरेक्ट एक्सेस में 3 पार्ट करोगे, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। यहां पर मैग्नेटिक डिस्क में आप क्या करोगे, मैग्नेटिक डिस्क जैसे आपका हार्ड डिस्क वगैरह, तो मैग्नेटिक डिस्क, अच्छा हार्ड डिस्क किसका एग्जांपल है, मैग्नेटिक डिस्क का। तो मैग्नेटिक डिस्क में आपका आता है फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क आता है। क्या क्या आता है, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। ठीक है, अब ये फ्लॉपी डिस्क क्या है, तो फ्लॉपी डिस्क ये सेकेंडरी स्टोरेज या एक्सटर्नल मेमोरी का भी क्या होता है, ये पार्ट होता है। अच्छा, ये फ्लॉपी डिस्क यानी कि जब ये आपकी सीडी वगैरह नहीं हुआ करती थी, पेन ड्राइव वगैरह नहीं हुआ करती थी, तब फ्लॉपी डिस्क ही हुआ करती थी। और फ्लॉपी डिस्क का ड्रॉबैक सबसे बड़ा ये था कि फ्लॉपी डिस्क में ज्यादा स्टोरेज नहीं था, ज्यादा से ज्यादा 1.5 MB 2 MB। ठीक है, ज्यादा साइज नहीं आती थी, यानी कि अगर आपको 10-20 MP3 अगर स्टोर करना हो तो नहीं कर पाते। ठीक है ना, क्योंकि साइज कम होती थी। उसी कमी को दूर करने के लिए हार्ड डिस्क ज्यादा कैपेसिटी की आ गई। ठीक है, तो फ्लॉपी डिस्क की अलग अलग साइजें भी होती हैं। ठीक है ना, तो कंप्यूटर में जो यूज होती है मैग्नेटिक डिस्क, यानी कि आपका जो फ्लॉपी डिस्क होता है, तो कितने इंच का होता है, 5.25 इंच का होता है। कितने इंच का, 5.25। अच्छा, साइज भी पूछ लेता है, मार्केट में कौन कौन सी साइज की उपलब्ध नहीं है या नहीं थी, तो साइज भी पता होना चाहिए। जो फ्लॉपी डिस्क है, अच्छा फ्लॉपी डिस्क देखे हैं, नहीं देखे हैं, हाँ ये देखिए, ये सभी क्या है, ये फ्लॉपी डिस्क है। ये फ्लॉपी डिस्क, इसकी साइज ज्यादा नहीं होती है। जो फ्लॉपी डिस्क आपको दिखाई दे रही हैं, इनकी साइज ज्यादा नहीं होती हैं, और इनमें अलग अलग साइज की भी फ्लॉपी डिस्क आती हैं। ठीक है ना, फ्लॉपी डिस्क अलग अलग साइज की भी आती हैं, और 5.25 और 3 यहाँ पर इंच में, और 3.5 इंच। ठीक है, अलग अलग इंच में आती हैं, 3.5 इंच की भी आती हैं। ठीक है, और जिसे माइक्रो फ्लॉपी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बाद है हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क भी आपका मैग्नेटिक डिस्क के अंतर्गत आता है। हार्ड डिस्क में भी कई कैटेगरीज होती हैं, साटा केबल वाली भी आती है, पाटा केबल भी वाली आती है। ठीक है, ये भी आपका परमानेंट मेमोरी है, इसमें डाटा आप परमानेंट स्टोर करके रख सकते हैं। इसके बाद यहां पर जो हार्ड डिस्क होती है, तो हार्ड डिस्क को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिप डिस्क और डिस्क पैक और विंचेस्टर डिस्क। ठीक है, तो यहां पे आपको हार्ड डिस्क के पार्ट भी याद रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्ड डिस्क के पार्ट नहीं है, हार्ड डिस्क के टाइप्स नहीं है। तो हार्ड डिस्क के टाइप्स कौन कौन से हैं, जिप डिस्क, डिस्क पैक, विंचेस्टर डिस्क। हार्ड डिस्क के 3 टाइप्स, प्रकार, अलग अलग कैटेगरी के हैं। इसके बाद अगला आता है ऑप्टिकल डिस्क। जैसे आपका जो ये आपका सीडी डीवीडी वगैरह हैं, ये सभी ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत ही आते हैं। तो ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत ब्लू रे डिस्क, सीडी रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सीडी रोम, CDR राइट। अच्छा, CDR मतलब क्या हुआ, CDR मतलब होता है कंपैक्ट डिस्क रीड। केवल हम डाटा को रीड कर सकते हैं। जैसे अगर आप मार्केट में रीड ओनली अगर ले लोगे ना, तो उसमें अगर आपने गाना डाल दिया, कोई वीडियो डाल दिया, तो एक ही बार आप डाल पाओगे, दोबारा उसमें आप नहीं डाल पाओगे, या फिर उसके डाटा को आप क्या नहीं कर सकते, उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। एक होता है रीड राइट प्रकार का सीडी होता है, तो पेन ड्राइव जैसे, यानी कि अगर आप डाटा डाल सकते हो तो डाटा उससे सीडी से हटा भी सकते हो।
तो रीड राइट, तो सर रीड राइट वाली महंगी पड़ती है और आपकी जो वाली CDR वाला सस्ता पड़ता है। उसमें डाटा एक बार स्टोर कर दिया ना, बस हो गया, अब उसमें दोबारा चेंजेस नहीं कर सकते आप। और जो CDRW वाला, RW मतलब होता है रीड एंड राइट, उसमें डाटा रीड भी कर सकते हो, और राइट भी कर सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद DVD, डिजिटल वीडियो वर्सटाइल डिस्क, ठीक है। यानी कि यहां पर DVD, हाँ डिजिटल वीडियो डिस्क, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला, ओके, इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस में क्या है, फ्लैश मेमोरी यानी कि पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड जिसको आप चिप कहते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। ये फ्लैश मेमोरी यानी कि पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड ये सभी आते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज के अंतर्गत आते हैं। तो आपको इसमें से यही चीजें याद रखना है कि मेमोरी क्या होती है, कौन कौन से उसके प्रकार हैं, ठीक है, ओके। तो इसमें हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लिखवा देंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं, की पॉइंट्स लिखवा देंगे, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, और उसको समझ लीजिएगा। तो चलिए इससे रिलेटेड जितने भी MCQs क्रिएट हो सकते हैं, जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं, उनको हम लिखवाते हैं। तो लिखिए सभी पॉइंट से। पहले उठाते हैं हम यहां पर रोम क्या है, कैसे वर्क करता है, यानी कि रोम से रिलेटेड जितने भी MCQs हैं उसको क्रिएट करवाते हैं, और रोम से PROM, EROM यानी कि सभी टॉपिक से रिलेटेड MCQ बताते हैं, क्रिएट करवाते हैं, उसको आप लिखिए, ओके।